हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। आज के क्लास में हम एक नई यूनिट को शुरू करेंगे जिसका नाम है आपका हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के हम यहाँ पे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं 3 से 4 सेट आपके करवाऊंगी हायर एजुकेशन के। हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, ऐसे है ना यूनिट्स हैं आपके पेपर 1 के यूजीसी नेट के, जो बच्चों को थोड़ा सा डराते हैं कि भाई यहाँ से कैसे सवाल आपसे पूछेंगे, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कैसे टॉपिक से आपसे सवाल पूछेंगे। थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक यहाँ पे बच्चों को लगते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन के थ्रू हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे सीखें और बहुत ईजी से ईजी लैंग्वेज में मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे समझाऊंगी। ठीक है, तो इससे पहले हमने काफ़ी सारी यूनिट्स जो है वो कवर कर ली है आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 की। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो मैंने आपको करवा दिया है, पूरे 5 सेट उसके कवर करवा दिए हैं। आपका रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो भी हो चुका है, आपका कम्युनिकेशन जो है वो भी हो चुका है। आज हम 4th यूनिट करने वाले हैं जिसका नाम है आपका हायर एजुकेशन। ऐसे करके हम हमारी जितनी भी 10 यूनिट्स हैं पेपर 1 की उनको सबको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में मतलब प्रीवियस जितनी भी हमारी क्लासेस हुई है, किसी ने अगर कोई भी क्लास मिस कर दी है तो आप जाके उन क्लासेस को चेक कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा जो है इन क्लासेस से मिलेगा। ठीक है, हम क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता और मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट। 2 सालों का मुझे ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हर्षिता मैम की पाठशाला। आपको सिंपली टेलीग्राम के ऊपर इसको सर्च करना है, वहाँ पे मेरी फोटो लगी हुई दिख जाएगी। मेरा वो ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। काफ़ी सारे बच्चों ने उसको ज्वाइन भी करा हुआ है। वहाँ पे आपको फ्री क्लासेस की PDF जो है वो वहाँ पे मिल जाती है। आपके एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी करंट अफेयर की न्यूज़ है, कोई भी आपकी है ना वैकेंसीज वगैरह आती है, या मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें जो मेरे स्टूडेंट्स को जानना चाहिए वो मैं सब कुछ वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे मेरे साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो उनको अगर कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है तो वो मेरे से वहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं। तो आप भी अपना कोई भी क्वेरी है, जनरल क्वेरी है, अगर सेंसिबल क्वेरी है तो वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और एक ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल का ही कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर। यहाँ पे आपको क्लासेस की सारी जानकारी मिल जाती है, क्लासेस के सारे लिंक मिल जाते हैं, क्लासेस की सारी PDF जो है ना प्लेलिस्ट वगैरह होती है वो हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप दोनों ही चैनल को याद से ज्वाइन कर लो ताकि आपसे कोई भी है ना जानकारी क्लासेस की या फिर नोट्स वगैरह की मिस ना हो। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, अब जितने भी सवाल आपके यहाँ पे होते हैं, कितने सवाल आपके सही हुए हैं वो आप मुझे कॉमेंट करके बताना जरूर से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे स्टेटमेंट वाला पूछा है। तो आजकल आपसे 2 प्रकार के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछते हैं। एक तो पूछते हैं स्टेटमेंट वाले, कथन वाले, एक पूछते हैं आपसे मैच द कॉलम के, और एक और पूछते हैं 2 नहीं सॉरी 3 क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछते हैं। एक पूछते हैं आपसे सीक्वेंस वाले कि भाई इसको सही क्रम में जमा दो। ये क्रम वाले, मैच द कॉलम और कथन वाले, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आजकल आपसे काफी ज्यादा यूजीसी नेट के अंदर पूछने लगे हैं, जिसमें से सीक्वेंस वाले तो हर क्वेश्चन, हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में जमाने के लिए, क्रम में जमाने के लिए ही मिलेगा। ठीक है, तो हायर एजुकेशन में भी काफी सारी फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, ताकि आप वो क्रम वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2 कथन दिए हुए हैं, आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। पहला कथन क्या बोल रहा है, इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन वाज फ्री, और दूसरा कथन बोल रहा है इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन वाज सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, पहला कथन क्या बोल रहा है, प्राचीन भारत में शिक्षा निशुल्क थी, यानी कि एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन जो है क्या वो फ्री थी, निशुल्क थी। और दूसरा कथन बोल रहा है प्राचीन भारत में शिक्षा जो है वो केंद्रीकृत थी, यानी कि शिक्षा जो है वो सेंट्रलाइज्ड थी, एक ही जगह पे शिक्षा जो है वो केंद्रीकृत थी। तो कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, वो आप मुझे कॉमेंट करके बताओगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला कथन पूछ रहा है कि भारत है ना प्राचीन भारत में जो शिक्षा है वो निशुल्क थी क्या, तो बिल्कुल सही बात है भाई, वहां पे कोई फीस वगैरह आपकी नहीं लेती थी। ठीक है, आपके है ना कोई फीस वगैरह नहीं लेते थे। पर ये सेकंड कथन जो है वो आपका गलत है कि एजुकेशन जो है वो केंद्रीकृत थी, नहीं, वो विकेंद्रीकृत थी, यानी कि काफी सारे अलग अलग आपके इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, काफी सारे अलग अलग जगह हुआ करती थी जहाँ पे एजुकेशन जो है वो होती थी, जहाँ पे आपके एजुकेशन है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो हुआ करते थे। तो एजुकेशन जो है वो केंद्रीकृत नहीं थी, एजुकेशन जो है वो सेंट्रलाइज आपकी बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। कथन पहला सही है पर कथन दूसरा जो है वो आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ था कि प्राचीन भारत में शिक्षा निःशुल्क थी क्या, तो बच्चों ने सोचा होगा भाई नहीं, शिक्षा तो हमको फीस भरनी पड़ती है, पैसे भरने पड़ते हैं। पर ऐसा प्रीवियस टाइम पे नहीं था, प्राचीन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको फीस भरनी पड़ेगी जैसे हम आजकल हमारे स्कूल कॉलेज की भरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे आपको अपने जो है ना गुरु होते थे उसके वहाँ पे आश्रम में रहना होता था और वो गुरु आपको
आपको है ना अपना जो भी ज्ञान था वो ज्ञान देते थे, और उस ज्ञान के बदले में वो आपसे फीस नहीं लेते थे। आपको वहाँ पे गुरु के आश्रम में रहना होता था, गुरु की सेवा अर्चना करनी होती थी, और बस वहाँ पे जो आपका आश्रम होता था उसको ध्यान रखना होता था, बस यही उसकी दक्षिणा हुआ करती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अमंग द इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी कि निम्नलिखित में से कौन कृषि अनुसंधान संस्थानों में से है। आपको बताना है कि एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन चारों में से कौन सा है, कृषि अनुसंधान संस्था इन चारों में से कौन सी है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंट्रल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिपार्टमेंट, केंद्रीय कृषि है ना विपणन विभाग, या फिर इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी ज़्यादा आजकल पूछने लगे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सारे ही जो हैं, चाहे आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है, केंद्रीय कृषि विपणन विभाग है, या फिर आपका भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, जितने भी हैं वो सारे आपके कैसे हैं, कृषि अनुसंधान संस्थानों में से आते हैं। यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट और इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सारे ही जो हैं आपके ABCD ये सब आपके किस में आते हैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य विश्वविद्यालय हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो भी आपसे यहाँ पे पूछते हैं। कितनी स्टेट यूनिवर्सिटी है, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, ऐसे काफ़ी सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब आपको इन चारों में से पांचों में से बताना है कि स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि राज्य विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है। ठीक है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि नालंदा में है, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी जो कि आंध्र प्रदेश में है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जो कि आसाम में है, और सिक्किम यूनिवर्सिटी जो कि सिक्किम में है। तो इनमें से बताना है कि राज्य विश्वविद्यालय कौन सा है। तो आपका राज्य विश्वविद्यालय है आपका एक तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, एक आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, और एक है आपका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जो कि आपकी आसाम के अंदर है। बाकी बी और ई जो है नागालैंड यूनिवर्सिटी और सिक्किम यूनिवर्सिटी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि राज्य विश्वविद्यालय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है बी, डी, ऑप्शन नंबर 3 जो है ए, सी और डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है ए, सी और डी इसका करेक्ट आंसर है। बी और ई जो है वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, दो कथन दिए हैं, अगेन कथन वाला सवाल है। आपको बताना है सही कथन कौन सा है और गलत कौन सा है। पहला कथन क्या बोलता है, टेक्निकल एजुकेशन इज दैट विच एम्फसाइज ऑन द लर्निंग ऑफ टेक्निक्स एज ए टेक्निकल प्रोसीजर एंड नेसेसरी स्किल्स एंड एम्स एट प्रिपेयरिंग टेक्नीशियन यूजुअली अबव द सेकेंडरी लेवल। और दूसरा कथन बोला है कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन दी वोकेशनल एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है वो आपको चूज करके बताना है। ठीक है, हिंदी में सवाल क्या पूछा है, तकनीकी शिक्षा वह है जो तकनीकी प्रक्रियाओं और आवश्यक कौशल के रूप में तकनीकों है ना को सीखने पर जोर देती है और इसका उद्देश्य तकनीशियनों को तैयार करना है, आमतौर पर माध्यमिक स्तर से ऊपर। यानी कि तकनीकी शिक्षा क्या है वो आपको यहाँ पे बताया हुआ है। टेक्निकल एजुकेशन क्या है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि टेक्निकल एजुकेशन विच एम्फसाइज ऑन द लर्निंग ऑफ टेक्निक्स। टेक्निकल एजुकेशन एक ऐसी प्रकार की एजुकेशन है, तकनीकी शिक्षा एक ऐसी प्रकार की शिक्षा है जो कि तकनीकी प्रक्रियाओं और आवश्यक कौशल के रूप में तकनीकों को सीखने पर जोर देती है, आपको है ना टेक्निक्स को सीखने पे जोर देती है। लर्निंग ऑफ टेक्निक्स की बात करती है और टेक्निकल प्रोसीजर एंड नेसेसरी स्किल्स की बात करती है। और इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रिपेयरिंग टेक्नीशियंस यूजुअली अबव द सेकेंडरी लेवल। यानी कि जो आपके टेक्नीशियंस होते हैं उनको आमतौर पर माध्यमिक स्तर से ऊपर के स्तर के लिए तैयार करना तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है, दूसरा कथन बोला है व्यावसायिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। तो क्या यानी कि आपका वोकेशनल एजुकेशन जो होती है, इंडस्ट्रियल एजुकेशन जो होती है, टेक्निकल एजुकेशन जो होती है, इनके बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन यानी कि कोई भी अंतर नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन तो आपका सही है कि तकनीकी शिक्षा के बारे में जो भी बताया हुआ है वो सही है, पर दूसरा कथन गलत है। वोकेशनल एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन सब आपकी अलग अलग होती है। ठीक है, एक नहीं होती है, सब आपकी अलग अलग होती है। तो पहला कथन तो सही है पर दूसरा कथन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है,
है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रोग्राम आर इनिशिएटेड बाय यूजीसी फॉर प्रमोशन ऑफ वैल्यूज एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। मूल्य और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। यानी कि मूल्य को बढ़ाने के लिए, वैल्यू और एथिक्स को बढ़ाने के लिए, मूल्यों को बढ़ाने के लिए, नैतिकता को बढ़ाने के लिए यूजीसी ने कौन सा प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। जीवन कौशल, आपका है ना दीक्षा आरंभ, विश्व भारत, गुरु दक्षत या फिर आपका विश्व दर्शन। कौन सा जो आप प्रोग्राम है वो प्रमोट करता है वैल्यूज और एथिक्स को, जिसका इनिशिएटिव किसने लिया है, यूजीसी ने लिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है इसका आपका है ना जीवन कौशल, एक होता है आपका दीक्षा आरंभ और एक है आपका विश्व दर्शन। ऑप्शन एक है आपका गुरु दक्षण, है ना, गुरु दक्षता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ए, बी और डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। यानी कि जीवन कौशल एक आपका हो गया है ना दीक्षा आरंभ और एक हो गया आपका गुरु दक्षता। ये एक ऐसे प्रोग्राम है जो कि है ना मौलिक अधिकार नहीं, मतलब मौलिकता और नैतिकता को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, जिसका है ना इनिशिएटिव आपकी यूजीसी द्वारा लिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछता है, एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूडेड एजुकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट, वेदास, ब्राह्मण, उपनिषद या फिर धर्मसूत्रास। क्या बोला है, भारत में शिक्षा की प्राचीन प्रणाली में निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ की शिक्षा शामिल थी। यानी कि भारत में प्राचीन टाइम में, एंशिएंट टाइम में कौन से ग्रंथ की शिक्षा जो है वो दी जाती थी। वेदों की शिक्षा मिलती थी, ब्राह्मण जो आपके ब्राह्मण होते हैं उनकी शिक्षा मिलती थी, उपनिषद की शिक्षा मिलती थी या फिर धर्म सूत्र की शिक्षा मिलती थी। तो किसकी शिक्षा मिलती थी, यहाँ पे सबकी शिक्षा मिलती थी। वेदों को भी पढ़ाया जाता था, है ना, ब्राह्मण को, उपनिषद को, धर्म सूत्रास को, यहाँ पे सबको पढ़ाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि आपके प्राचीन भारत में, आपके एंशिएंट इंडिया में सभी जो ग्रंथ हैं वो आपकी उसकी शिक्षा जो है वो शामिल थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन पे क्या पूछा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन विच ईयर, 1991, 1985, 1978 या 1971। भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास विभाग जो है उसका है ना उसका विकास कब किया था, उसको कब है ना कौन से साल में बनाया था, 1991 में, 1985 में, 1978 या फिर 1971। तो 1971 ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो 1971 में बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1971 में बनाया था। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, NCIVE का पूर्ण नाम क्या है। NCIVE जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, नॉन गवर्नमेंटल कोर्स फॉर द इनिशिएटिव ऑफ वोकेशनल एनहेंसमेंट, नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, नॉन गवर्नमेंटल काउंसिल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वेटनरी एजुकेशन या फिर नेशनल कमीशन फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ वेटनरी एजुकेशन। यानी कि व्यावसायिक उन्नति की शुरुआत के लिए गैर सरकारी पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति, पशु चिकित्सा शिक्षा के एकीकरण के लिए गैर सरकारी परिषद या फिर पशु चिकित्सा शिक्षा की जानकारी के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो NCIVE का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे है ना फुल फॉर्म वाले सवाल भी आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। NCIVE की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कमिटी है ये, किसके लिए, वोकेशनल एजुकेशन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन पे क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, NEP 2020 से 2023 में भर के सवाल आपके पूछे गए थे। अभी भी कभी कभी आपसे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो NEP 2020 आपको अभी भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो, अभी भी आपको उसको पढ़ते रहना है। ठीक है, क्या पूछा है, NEP 2020 के अनुसार इंडिया विल बी प्रमोटेड एज अ ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन प्रोवाइडिंग प्रीमियम एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, देयरबाय हेल्पिंग टू रिस्टोर इट्स रोल एज इकोनॉमिक पावर, नॉलेज गुरु, नॉलेज है ना इकोनॉमी, विश्व गुरु या फिर आपका शिक्षा गुरु। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है हिंदी में, NEP 2020 के अनुसार भारत को किफायती लागत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में प्रचारित किया जाएगा, जिससे इसकी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी, आर्थिक शक्ति, ज्ञान, अर्थव्यवस्था, विश्व गुरु या फिर शिक्षा गुरु बनने में। तो ऑप्शन नंबर C जो है विश्व गुरु बनने में इसको मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन पे क्या पूछा है, SPARC की फुल फॉर्म क्या है, स्पार्क जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगेन फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। स्टैंडर्ड फॉर द प्रोफेशन ऑफ असेसमेंट एंड रिसर्च कम्युनिकेशन, स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, स्कूल फॉर प्रमोशन ऑफ असेसमेंट एंड राइट टू कमिटमेंट या फिर सोशल प्रोटेक्शन ऑफ एडवांसमेंट एंड रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स।
स्पार्क SPARC की फुल फॉर्म क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। मूल्यांकन और अनुसंधान संचार के पेशों के लिए नामक मानक, या फिर शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की योजना, मूल्यांकन और प्रतिबद्धता के लिए अधिकार को बढ़ावा देने की स्कूल, या फिर उन्नति और संबंध परिसर का सामाजिक संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, इसका करेक्ट आंसर है शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने का एक योजना है स्पार्क। क्या है आपकी शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग, दोनों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने का, एकेडमिक्स और रिसर्च के बीच में कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने की एक स्कीम है जिसको हम SPARC यानी कि स्पार्क के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज डेवलप्ड इन द कनेक्शन विद द विहारास ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। ये भी आपका PYQ है। भारत में प्राचीन काल के दौरान विहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय विकसित हुआ था, यानी कि विहारों से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय कौन सा है वो आपको बताना है। नालंदा है, नगरी है, ओडंतपुरी है, या फिर आपका कांची यूनिवर्सिटी है। विहार जो है उससे जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय कौन सा है, तो विहारों से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय है आपका नालंदा विश्वविद्यालय और ओडंतपुरी विश्वविद्यालय। नगरी और कांची जो विश्वविद्यालय है वो आपका बिहार से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। A एंड C जो है वो आपके बिहार से जुड़े हुए विश्वविद्यालय है। ठीक है, विहारास क्या है, विहारास हो गए आपके टोल हो गए, आपके टेम्पल्स हो गए, आपके गुरुकुल हो गए। ये ऐसी जगह है जहाँ पे शिक्षा जो है वो शिक्षा जो है वो प्राचीन भारत में मिलती थी बच्चों को। ठीक है, तो विहारों से जुड़ी हुई है ना आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो पूछा था, तो नालंदा और ओडंतपुरी जो है वो आपकी बिहार से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाज रेज्ड इनटू अ यूनिवर्सिटी इन मई 1958 एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1911 ओनिंग इट्स इंसेप्शन टू द प्रिंसली डोनेशन ऑफ द टाटा फैमिली। यानी कि निम्नलिखित में से किस शिक्षा संस्थान को मई 1958 में एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना 1911 में टाटा परिवार के राजसी दान के कारण हुई थी। वो विश्वविद्यालय कौन सा है, वो इंस्टीट्यूट कौन सा है वो आपको बतानी है, वो संस्था कौन सी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में जो है, या फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि आपका बेंगलोर में है, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि आपका बॉम्बे के अंदर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि आपका बेंगलुरु के अंदर है। भारतीय विज्ञान संस्था जो कि आपका बेंगलुरु के अंदर है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, जिसको है ना एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। और फिर 1911 में टाटा परिवार के राजसी दान के कारण इसको है ना दान के कारण हुई थी इसकी स्थापना, कब 1911 के अंदर। तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि आपका बेंगलोर के अंदर है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि 1958 में यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित हुआ था और 1911 में प्रिंसली डोनेशन जो कि टाटा फैमिली है उसके राजसी दान के कारण इसको एक है ना 1911 में इसको स्थापित किया गया था। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल ऑफ स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय UGC इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम क्या है आपका, SIP हम इसको कहते हैं, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। तो यहाँ पे पूछा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में UGC द्वारा शुरू किए गए स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। UGC ने आपका SIP प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है, तो इसका है ना प्रोग्राम का इनिशिएटिव कौन कौन सा है, प्रोग्राम का है ना लक्ष्य क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहले बोला है इनकलकेट द इमोशन और इंटेलिजेंस एनर्जी एंड द वैल्यू ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। उच्च शिक्षा संस्थान जो होते हैं आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं उसकी भावनात्मक और है ना बौद्धिक ऊर्जा और मूल्य को विकसित करना। इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। देश के प्रमुख संस्था है ना इस संस्थान में है ना बुनियादी ढांचे में सुधार करना। या फिर डेवलप द इनहेरेंट कॉम्पिटेंसीज एंड अ काइंडल पॉजिटिव एटीट्यूड इन द न्यू एंट्रेंट ऑफ हायर एजुकेशन। अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करें, उच्च शिक्षा के लिए प्रवेशकों में सकारात्मक दृष्टिकोण जगाएं। या फिर कल्टिवेट अ सेंस ऑफ इंटीमेसी एंड अवेयरनेस ऑफ प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आत्मीयता की भावना और आपके विशेष अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो जो आपका SIP प्रोग्राम है इसका लक्ष्य क्या है, इसका है ना गोल क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका गोल क्या है, इसका गोल है आपका इनकलकेट इमोशनल और इंटेलिजेंस एनर्जी एंड वैल्यू ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, डेवलप इनहेरेंट कॉम्पिटेंसी एंड अ काइंडल पॉजिटिव एटीट्यूड, और है आपका कल्टिवेट
सेंस ऑफ इंटीमेसी एंड अवेयरनेस ऑफ प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, सी और डी कथन जो है वो करेक्ट है, बी वाला जो कथन है वो इसका सही उत्तर नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फंक्शंस ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद जो थी उसका है ना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य था। जो आपकी भारत में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद जो थी उसका कार्य क्या था। तो नाम से पता चल रहा है भाई महिलाओं की शिक्षा के लिए इस परिषद को बनाया गया था, पर यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसका कार्य क्या था। तो इन पांचों ऑप्शन में से कोई भी 3 ऑप्शन जो है वो आपको चूज करके आंसर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो पहला बोला है टू एनकरेज विमेन्स मूवमेंट इन इंडिया इन वर्ल्ड विश्व में महिला आंदोलन को प्रोत्साहित करना इसका कार्य था। टू एडवाइज यूनियन गवर्नमेंट ऑन द इशू रिलेट टू विमेन्स एजुकेशन, महिला शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देना। टू इन्वॉल्व वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन विमेन्स एजुकेशन, महिला शिक्षा में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना। टू पीरियोडिकली इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ विमेन एजुकेशन, यानी कि महिला शिक्षा की प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना। या फिर डिस्करेज सेमिनार एंड सर्वे दैट अफेक्ट विमेन एजुकेशन, यानी कि ना महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले जो सेमिनार है उसको हतोत्साहित करना। तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव कथन दिख रहा है, तो जहां पे भी ई ऑप्शन आ रहा है उसको हटा दो। भाई नाम से पता चल रहा है राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद है ऐसी परिषद जो कि महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करती है ना, महिलाओं की शिक्षा के लिए बढ़ावा देगी। पर यहाँ पे तो बोला है कि ऐसे सेमिनार जो कि महिलाओं को है ना शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं उसको हतोत्साहित करना, ऐसे सेमिनार को हतोत्साहित करना, ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ई तो हटा ही दो। बच्चा आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है बी, सी और डी इसका करेक्ट आंसर है। ए भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है कि वर्ल्ड में विमेन मूवमेंट को एनकरेज करना, यानी कि विश्व में महिला आंदोलन को प्रोत्साहित करना भी इसका कोई कार्य नहीं था। बाकी महिला शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देना, महिला शिक्षा में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना और महिला शिक्षा की प्रगति के लिए काम करना, ये तीनों ही इसके कार्य थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। केवल बी, सी, डी करेक्ट आंसर है, ई भी नहीं है और ए भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th 5 ईयर प्लान का मेन उद्देश्य क्या था, जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपसे ऐसे 5 ईयर प्लान्स जो है 5 ईयर प्लान्स जो होते हैं उनसे भी काफी सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। शिक्षा है ना, शिक्षक शिक्षा के मानकों में सुधार करना, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, टीचर एजुकेशन में इंप्रूवमेंट लेकर आना, इस्टेब्लिश स्पोर्ट कॉलेज इन यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालय में स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना करना, सेटअप इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर्स इन द सिलेक्ट यूनिवर्सिटीज, चुनिंदा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करना, या फिर कंट्रोल द यूनिवर्सिटी सिस्टम इन इंडिया विद लिमिटेड एकेडमिक फ्रीडम, यानी कि भारत में विश्वविद्यालय प्रणाली को सीमित शैक्षणिक स्वतंत्रता के साथ में नियंत्रित करना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था शिक्षक शिक्षा के मानकों में सुधार करना, इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपसे जितने भी 5 ईयर प्लान्स हुए हैं उसके इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई है, इंपॉर्टेंट बातें क्या हुई है, उसको आपको नोट्स के अंदर ऐड कर लेना है। आजकल ये 5 ईयर प्लान वाले क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंप्रूव द स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एजुकेशन, यानी कि शिक्षक शिक्षा के मानकों में सुधार करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज हमने 15 सवालों को सॉल्व किया है। आई होप आपको सवाल जो है वो अच्छे लगे होंगे, आपको काफी नई चीजें यहाँ पे जानने को मिली होगी, आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस जो है वो हो रही होगी इस सीरीज से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे अपने सजेशन जो है वो जरूर से बताया करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके बता दिया करो, या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आप मेरे साथ में कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। यानी कि कोई भी अगर आपका है ना दिक्कत है, कोई भी सेंसिबल है ना प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप मुझे कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हो। मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।